नमस्ते, मैं दिलीप देशमुख, फंडामेंटल्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग यह सीरीज़ मैं लॉन्च कर रहा हूँ। उसका ये पहला वीडियो है। शुरू करने से पहले मैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग पुणे इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी वेबसाइट का यूज़ करके उन वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसका उपयोग करके मैंने ये सीरीज़ बनाई है और मेरी कोशिश रहेगी जिस दिन इसका वीडियो हम बनाएंगे उस दिन तक जो भी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्शंस है वो हम इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे सकूं। अब शुरुआत करते हैं। पहले यूसीबी की डेफिनेशन। तो यूसीबी की डेफिनेशन कहाँ पर भी लिखी हुई नहीं, कोई एक्ट में मेंशन नहीं किया। परसेप्शन ऐसा है कि जो बैंक का हेड ऑफिस सेमी अर्बन या अर्बन प्लेस में जगह पर है और उनका जो जोग्राफिकल एरिया है या एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो सीमित है, बहुत बड़ा नहीं है। और वो जो लोकल कम्युनिटी है, कम्युनिटी के हित के लिए जो काम करते हैं उसे हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। इसको सम्माननीय अपवाद है जैसे कि सारस्वत बैंक, कॉस्मॉस बैंक, एसवीसी कोऑपरेटिव बैंक, ये सब एक्सेप्शंस है। लेकिन इन जनरल जो मैंने बताया वो हमारा परसेप्शन है। तो कोऑपरेटिव का जो हिस्ट्री है हमारे देश में वो 19वीं सदी से स्टार्ट हुआ। उसका पहला जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है वो 1879 में भाऊ साहब कौठेकर इन्होंने बड़ौदा में, बड़ौदा स्टेट था तब, वहाँ में अनोन्य सहकारी मंडली ए नाम से चालू किया था पहला फॉर्मल स्ट्रक्चर। उसके बाद में 1904 में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया। 1904 में ही कांजीवरम जो साड़ीज़ के लिए बहुत फेमस है, वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हुई। 1906 में पुणे में कॉस्मॉस सोसाइटी फॉर्म हो गई थी। 1919 में 1919 में सहकारिता यह जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया। 1925 में गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट पास किया और फिर ये एक्ट पास होने से बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म हो गई। 1958 में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्टडी ग्रुप फॉर्म किया। उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया कि इनका जो फंक्शनिंग है वो सोसाइटी के लिए बहुत हितकारक है, अच्छा है, देश के प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। तो ये वो हिसाब से उन्होंने यह रिकमेंडेशन दिया था कि जो शहर की संख्या, पॉपुलेशन, लोक संख्या 1 लाख से ज़्यादा है वहाँ पर हमने बैंक स्थापन करने के लिए मंजूरी देना चाहिए। और ये रिकमेंडेशन के बाद यूसीबी सेक्टर के जो बैंक्स है वो बहुत बढ़ गई संख्या उनकी। बाद में रेगुलेटर को ख्याल में आ गया कि भाई यूसीबी सेक्टर में प्रोफेशनल अप्रोच बहुत कम है और हमें तब तक डीआईसीजीसी का कवर भी नहीं देती थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर डीआईसीजीसी एक्ट। तो 1966 में बीआर एक्ट अमेंड हुआ और सेक्शन 56 में अमेंडमेंट करते हुए एज अप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये जो सेक्शन फॉर्म किया और वो लागू किया है। जो बैंक का नेटवर्थ 1 लाख से ऊपर है उनके लिए वो लागू किया और हमें डीआईसीजीसी का कवर भी मिला 1 लाख का। 2002 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मल्टी स्टेट सोसाइटीज एक्ट पास किया। जो बैंक का हेड ऑफिस जो स्टेट में है वो स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में अगर उसके ब्रांच है तो उसके लिए ये मल्टी स्टेट सोसाइटीज एक्ट लागू कर दिया। हम जब यूसीबी सेक्टर में काम करते हैं तो हमारी कुछ विशेषता ये है, वो ऐसी है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हेट्रोजेनियस है। इसका मतलब क्या है, हमारी 10 करोड़ की भी बैंक है और 10,000 करोड़ की भी बैंक है, तो विविधता है, एक सरीका नहीं है। हम अलग अलग, हर का जो नेचर है, कामकाज है, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस है, वो सब अलग अलग है। और ये यूसीबी बैंक जो है वो 6 स्टेट्स में ज़्यादा उनका अस्तित्व है। पहले 5 स्टेट से आंध्र का विभाजन हुआ, इसलिए अभी आंध्र और तेलंगाना ऐड हो गए। तो नॉर्थ में गुजरात महाराष्ट्र में है और साउथ में
आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 6 स्टेट्स में यूसीबी बैंक बहुत ज़्यादा नंबर में है। और बहुत सारी बैंक बहुत छोटी है, जिनकी एक ही शाखा है, ऐसे लगभग 800 बैंक्स है। दूसरी हमारी विशेषता ऐसी है कि हम लोन उन्हीं को देते जो हमारे सभासद है। प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं कि हम लोन प्रोसेसिंग करते हैं, सैंक्शन करते हैं और डिसबर्समेंट करने के पहले सभासद बनाते हैं और बाद में लोन डिसबर्स करते हैं। सो कोई एक्ट इस वायलेशन नहीं होता है। और हमारा जो बैंक है वो डेमोक्रेटिकली सेटअप है। कोई एक मालिक नहीं है। जो सभासद है वो उसके मालिक रहते हैं और उन्हीं को अधिकार है कैसी चलाने की। और हमको पूरा फ्रीडम है कैसे चलाने की। डेमोक्रेसी का जो लोकशाही का एक प्रिंसिपल है, तो हर एक ही वोट का अधिकार रहता है। हम हमारे जब जनरल इलेक्शंस होते हैं हमारे देश में, तब गरीब हो या अमीर हो, उसके जो वोट देता है तो उसकी वैल्यू सिर्फ एक ही रहती है। वही प्रिंसिपल कोऑपरेटिव सेक्टर में लागू है, यूसीबी में लागू है। तो जब वोटिंग होता है तो हर एक मेंबर को जो वोट की वैल्यू है वो एक ही रहती है। उसका 50 रुपये का शेयर हो या 50,000 रुपये का शेयर हो, उसकी कीमत एक ही है। जब हम यूसीबी सेक्टर में काम करते हैं तो हमारा अम, फर्ज बनता है, हमारी ड्यूटी है कि हमें कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स मालूम होना चाहिए। अगर वो मालूम नहीं है, हमारी पोस्ट कोई भी हो, क्लरिकल ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव, सीईओ, डायरेक्टर, कुछ भी हो, हम निगमित है, तो हमें अगर कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स मालूम नहीं है तो हमारा जो बैंक के अंदर बर्ताव होगा वो जो है वो उसमें कुछ तो भी खामियां रहेगी। इसीलिए कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स जानना बहुत ज़रूरी है हमें। पहला जो प्रिंसिपल है वो वॉलेंट्री एंड ओपन मेंबरशिप। तो हमारा सोसाइटी में या बैंक में कोई भी स्वेच्छा से खुद होके मेंबर बन सकता है। और हम कास्ट रिलीजन बेसिस पे जात या धर्म के आधार पर किसी को ना नहीं बोल सकते हो। इट इज़ ओपन मेंबरशिप। उसके बाद में इसका जो कंट्रोल है, जो चलाते हैं, उसका कोई एक इंडिविजुअल या कोई घराना मालिक नहीं होता है। उसका मालिक कौन होता है? मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। और वो चुन के देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डे टू डे उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। लेकिन मालिक जो है वो मेंबर्स रहते हैं। सो इट इज़ अ डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल है। मेंबर्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, इसका मतलब क्या है प्रिंसिपल्स का? इसका मतलब जो मेंबर्स है उन्होंने बैंक की जो गतिविधि है, जो एक्टिविटीज़ है, उसमें भाग लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर इंडिविजुअल है तो सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करो, बिजनेस वाला है तो करंट अकाउंट ओपन करो, लोन चाहिए तो लोन फैसिलिटी लो, लॉकर फैसिलिटी तो उसका इस्तेमाल कीजिए। या ऐप है बैंक का तो ऐप का यूज़ कीजिए, यानी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब बैंक का एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होता है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अगर इलेक्शन है तो उसमें आप वोटिंग के लिए जाइए, मतदान करने के लिए जाइए। तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। उसके बाद में ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। आपको पूरा अधिकार है कि बैंक कैसी चलाने की। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट्स है, आरबीआई के जो डायरेक्शंस के, विद इन दैट पैरामीटर्स आपको पूरा फ्रीडम है। सेविंग बैंक को कितना इंटरेस्ट देने का है, टर्म डिपॉजिट को कितना इंटरेस्ट देने का है, या लोन्स का इंटरेस्ट रेट क्या लगाना चाहिए, प्रोसेसिंग फी कितना लगाना चाहिए, पूरे अधिकार आपके बैंक को दिए हुए हैं। पूरा आपको स्वतंत्र है। तो दैट इज़ दी कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। उसके बाद में पांचवा प्रिंसिपल है, जो भी स्टेक होल्डर्स है, एम्प्लॉयज़ है, डायरेक्टर्स है, उनको बार बार ट्रेनिंग देना चाहिए, उनका नॉलेज अपडेट करना चाहिए। बहुत सारे मैनेजमेंट में या सीईओ के दिमाग में ऐसा बैठा है कि ट्रेनिंग यानी फालतू का खर्चा है। वो बहुत गलत है सोच। एक्चुअली जब हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं तो इट इज़ इन्वेस्टमेंट, और उसका रिटर्न हमको आगे चल के मिलता है। सो अगर हम ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दें तो कोऑपरेटिव बैंक में, कोऑपरेटिव सेक्टर में क्वालिटेटिव ग्रोथ होगी, क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट होगा कामकाज में।
कोऑपरेशन अमाउंट्स कोऑपरेटिव। हमारे शहर की दूसरी और एक बैंक रहती है, तीसरी बैंक रहती है, जो भी बैंक्स है कोऑपरेटिव बैंक्स, तो उन्होंने म्यूचुअली कोऑपरेट करना चाहिए। एक बैंक ने दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए, दूसरे ने पहले को करना चाहिए। दिस इज़ द प्रिंसिपल। क्यों होता क्या है कि अगर एक गांव में दो बैंक है फॉर एग्जांपल, और एक बैंक अगर कुछ तकलीफ में आ गए, तो उसका इम्पैक्ट दूसरे बैंक पर पड़ता है, दूसरे का भी घाटा होता है। इसलिए दोनों को हित में है कि दोनों बैंक, गांव में अगर दो बैंक है तो दोनों के दोनों बैंक अच्छी तरह से चले। और इसीलिए हमारा एक्सपीरियंसेस का आदान प्रदान हो, विचारों का आदान प्रदान हो, कोई फोरम में एक साथ बैठे, और अगर हमने हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए तो सबको फ़ायदा हो जाएगा, सेक्टर का भला हो जाएगा। सो कोऑपरेशन अमाउंट्स कोऑपरेटिव्स। उसके बाद में कंसर्न फॉर कम्युनिटी, जिसका मतलब जैसा कि हमारा परसेप्शन है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ये छोटे जोग्राफिकल एरिया में वहाँ पे जो लोग रहते हैं, वो जो कम्युनिटी है, उनके हित के लिए काम करना चाहिए। तो उनका कंसर्न होना चाहिए कि भाई इनके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये जो हमारा एरिया ऑफ ऑपरेशन में या सर्विस एरिया कहे आप, तो उन लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उनकी आर्थिक उन्नति हो, या उनका बैंकिंग का नॉलेज बढ़े। ये सब हमने करना चाहिए। और ये मिशन जो है मेरा वर्ड है, ये कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स का नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, उन्होंने काम मिशनरी झील से करना चाहिए, यानी तन मन से काम करना चाहिए। पूरा लगाव अपन जब काम करते हैं वो लग देना चाहिए। जो जो भी हम दे सकते सेक्टर को, बैंक को, वो देने की हम कोशिश करें। तो ये अगर हुआ तो मेरे मुझे विश्वास है कि हमारे ईसीबी सेक्टर की ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से होगी। हम समझ लेते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है। तो कमर्शियल बैंक तो जॉइंट स्टॉक कंपनी रहती है, मेन है, हमारी सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर रजिस्टर होती है। दूसरा, कमर्शियल बैंक का नाम ही कमर्शियल है, तो उनका अप्रोच कमर्शियल है, इसलिए वो प्रॉफिट ओरिएंटेड रहती है। और बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कमर्शियल बैंक बड़े जो लोग हैं, बड़े बोरोर्स हैं, उनके लिए काम करती है। हालांकि हम लोग जो है वो जो निम्न स्तर के जो लोग जीते हैं, उनके लिए ज़्यादा तरह से काम करते हैं। और कमर्शियल बैंक में ओनरशिप कुछ ग्रुप, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है पब्लिक सेक्टर बैंक में, या तो कुछ ग्रुप्स की रहती है, बिजनेस ग्रुप्स की। और कोऑपरेटिव बैंक में जैसा कि बताया कि मेंबर्स आर दी ओनर्स। तो ये मेजर डिफरेंस है। कोऑपरेटिव बैंक और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेजर डिफरेंस क्या है कि हम कोऑपरेटिव बैंक ये पेमेंट एंड सेटलमेंट के मेंबर है, हम चेकबुक इशू कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो डिपॉजिट है वो पब्लिक से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लोगों से हम डिपॉजिट ले सकते हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का भाग नहीं हो सकती है। उनको वो खुद आरटीजीएस एनईएफटी वगैरह जो है वो नहीं कर सकते। और वो जो डिपॉजिट्स लेते हैं, तो वो सिर्फ उनके मेंबर से के थ्रू ले सकते हैं। ये मेजर डिफरेंसेस है। और हमारा जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो जनरली जो यूनियन स्टेट बैंक है, जिनकी एक ही स्टेट बैंक में है, तो वो स्टेट में रहता है, या जो मल्टी स्टेट है उनका एक से ज़्यादा स्टेट्स में रहता है। अभी एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ाने की या नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ाने की हर एक की इच्छा रहती है, बैंक की ग्रोथ ओरिएंटेड सबका अप्रोच रहता है। लेकिन उसके पहले हम फाइनेंशियल साउंड एंड वेल मैनेज बैंक का कंसेप्ट समझ के लेंगे कि व्हाट इज़ फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज बैंक। क्योंकि उसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ाने के लिए हर एक जगह इसका काम पड़ता है। आरबीआई का जो परमिशन है वो इसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। इसलिए एफ एस एंड डब्ल्यू एम बैंक कौन सी है, तो जिसका करार 1% से ज़्यादा है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो अभी फ़िलहाल में आरबीआई का जो डायरेक्शन है 2025 में, मार्च 2025 11% चाहिए, और मार्च 2026 12% चाहिए। इसका मतलब 25-26 में अगर हम एक्सपांशन के लिए जाते हैं तो हमारा करार 12 चाहिए, और 26 के बाद जाते हैं तो 13% चाहिए। उसके बाद में नेट एनपी जो है बैंक के, वो 3% से ज़्यादा नहीं चाहिए।
और नेट प्रॉफिट जो है वो गए 4 साल में 3 साल तक का प्रॉफिट में बैंक होना चाहिए। उसी तरह प्रीसीडिंग ईयर लास्ट ईयर में बैंक लॉस में नहीं होना चाहिए। ये 2 कंडीशंस हैं। उसके बाद में कोई डिफ़ॉल्ट ना हो। अभी मार्च 25 के बेसिस पे अगर हम जाते हैं आरबीआई के पास, तो 24-25 में सीआरआर और एसएलआर का डिफ़ॉल्ट हो, प्रीसीडिंग ईयर में पिछले साल में हमारा कोई भी डिफ़ॉल्ट ना हो, जो भी मेंटेन करना पड़ता है। अभी हमको सीआरआर 4% है और एसएलआर 18% है, 18% है। उसके बाद में जो बैंक का कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल मैकेनिज़्म है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए और बैंक के बोर्ड के ऊपर 2 प्रोफेशनल डायरेक्टर्स होना चाहिए और बैंक जो है सीबीएस प्लेटफ़ॉर्म पे चाहिए और बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए और फुल्ली ऑटोमेटेड चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ डेटा हम सिस्टम से लेते हैं, कुछ डेटा हम एक्सेल शीट में मैन्युअली बना के लेते हैं, उसका कॉम्बिनेशन करके देते हैं, ऐसा ना हो। जिसे ये आरबीआई का एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए आजकल हमें जो मेल आते हैं कि 5 बजे के पहले दो, 6 बजे के पहले दो, डेन के पहले कुछ डेटा माँगते हैं, रिपोर्ट्स माँगते हैं। तो आरबीआई ये प्रिज़्यूम करता है कि हमारा पूरा डेटा सीबीएस प्लेटफ़ॉर्म पे है और सिर्फ़ रिपोर्ट जनरेट करके भेजना है। उसके बाद में बैंक को कुछ गलती हो गई तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पेनल्टी लगाती है। तो ये जो अगर बैंक को मॉनेटरी पेनल्टी लगी है, फॉर एग्ज़ाम्पल 24-25 में अगर बैंक को पेनल्टी लगी, तो 25-26 और 26-27 रिज़र्व बैंक वो फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड बैंक करके हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमें डिक्लेयर करने का है। हम बोर्ड रिज़ोल्यूशन पास करके आरबीआई को 15 दिन के अंदर भेजना है। सो ये बहुत ज़रूरी है समझना, फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड बैंक। और हर एक बैंक का ये सपना होना चाहिए कि हम एफएस एंड डब्ल्यूएम में बने रहें। तो अगर हमें ब्रांचेस ओपन करना है, नए ब्रांचेस नई जगह पर, तो पहला तो लिबरल अप्रोच है, ऑटोमेटिक रूट है। तो उसके 2 कंडीशंस है ऑटोमेटिक रूट के लिए। एक तो अभी बताया वैसा कि बैंक शुड बी फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड बैंक, तो एक जिसको हम बोलते हैं कि उत्कृष्ट बैंक हो। और दूसरा, वो जो एरिया ऑफ ऑपरेशन हमारा सैंक्शन हुआ वो हो। ये 2 कंडीशन फुलफिल हो गई तो ऑटोमेटिक रूट में हम हमारी जितने भी ब्रांचेस है उसके 10% तक या ज़्यादा से ज़्यादा 5 ब्रांचेस हम ओपन कर सकते हैं। आरबीआई की परमिशन की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ उनको इन्फॉर्म करना है। अगर मेरे बैंक की 40 ब्रांचेस है तो मैं 4 ब्रांच ओपन कर सकता हूँ। अगर मेरे बैंक की 70 ब्रांचेस है तो मैं 10% में 7 होता है, लेकिन 7 ओपन नहीं कर सकता। ऑटोमेटिक रूट में ज़्यादा से ज़्यादा 5, तो 5 ब्रांचेस में ओपन कर सकता हूँ। तो ये प्रायर अप्रूवल रूट जो है, जो बैंक फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज बैंक नहीं है, तो उनको क्या करना पड़ता है कि एनुअल बिजनेस प्लान सबमिट करना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। वो हमें नवंबर में देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिसंबर तक। लेकिन कोशिश यह करें कि हम नवंबर में एनुअल बिजनेस प्लान सबमिट करें, हमारे एरिया ऑफ ऑपरेशन में चाहिए। और बाकी का जो कैपिटल नॉर्म्स है वो फुलफ़िल करना चाहिए, जिसको हम हेडरूम कैपिटल कहते हैं, वो बैंक ने फुलफ़िल करना चाहिए, वो बाद में मैं समझाता हूँ। और हमारा जो एप्लीकेशन है वो डुप्लिकेट में रीजनल ऑफिस में जाना चाहिए। यह जो कंडीशंस वो है। तो दूसरा है कि कंट्रोलिंग ऑफिसेस अगर हमें ओपन करना है तो उसके लिए कंडीशंस है कि 40 से ऊपर ब्रांचेस हो तो एक की परमिशन मिलती है, 40 से ज़्यादा होगी तो कंट्रोलिंग ऑफिस, जिसको हम रीजनल ऑफिस कहते हैं या क्लस्टर ऑफिस भी हम कह सकते हैं, जो भी नाम हो। तो फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज बैंक होना चाहिए और 40 ब्रांचेस के ऊपर एक मिलती है और एरिया ऑफ ऑपरेशन सेम चाहिए। और वो रिज़र्व बैंक की एक एक्सपेक्टेशन है कि हमारा जब वो जो रीजनल ऑफिस या कंट्रोल ऑफिस है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के हो, जिसके अंडर जो ब्रांचेस है उनको कंट्रोल करे, गाइड करे, सपोर्ट करे, ऑडिट इंस्पेक्शन करे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से बिजनेस नहीं कर सकते। तो दैट इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। जब हमें शिफ्टिंग करना है ब्रांच प्रीमाइसेस का, एक्विजिशन यानी परचेस करना है, नया लेने का है, और एक आधा लीज प्रीमाइसेस लिया है, रेंटल बेसिस पे लिया है, उसे सरेंडर करने के लिए,
इसके लिए कोई ऑटोमेटिक रूट नहीं है, हमें परमिशन ही लेनी चाहिए। ज़रूरी है। आप अगर प्रीमाइसेस बेचना चाहते हो, सरेंडर करना चाहते हो, ब्रांच का या बैंक का हेड ऑफिस जो भी हो प्रीमाइसेस आपका हो, तो उसके लिए आरबीआई की परमिशन लेना ज़रूरी है। तो एक्वायरिंग न्यू प्रीमाइसेस, शिफ्टिंग, सेल, सरेंडर, इस सभी के लिए प्रीमाइसेस के बारे में हमें जो भी करना है, उसका स्टेटस अगर चेंज होगा, तो हमें प्रायर परमिशन लेना पड़ता है। तो अभी जब बताया था कि ब्रांच एक्सपांशन के लिए हेडरूम कैपिटल चाहिए, उसके कुछ नॉर्म्स है। तो पहले तो रिज़र्व बैंक ने हमारी जो ब्रांचेस का लोकेशन है, वहाँ पर जो पॉपुलेशन है, वो बेसिस पर 4 कैटेगरीज़ किए हैं। जो हमारी अगर ब्रांच 10 लाख या उससे ज़्यादा लोकेशन वाली जगह पर है, 10 लाख से ज़्यादा लोकेशन पर है, तो उसे ए ग्रेड बोलते हैं। जो जगह की पॉपुलेशन 5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक है, वो बी कैटेगरी में आती है। सी कैटेगरी में वो ब्रांचेस आती हैं जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर और 5 लाख से नीचे है। और डी कैटेगरी की जो ब्रांचेस है वो 1 लाख से नीचे वाली है, 1 लाख उसके नीचे की है। तो ये जो पॉपुलेशन है, जो लेटेस्ट सेंसस है, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। हमारे यहाँ लेटेस्ट पॉपुलेशन को अभी 12-13 साल हो गए। तो अभी लेटेस्ट पॉपुलेशन जो भी है हुई है हमारी, तो 2011 में हुई है, तो वो बेसिस हमें हमें लागू होगा। उसके बाद में दूसरा कंडीशन है असेस नेटवर्क। तो जो भी हमारी अगर एक ए क्लास में अगर ब्रांच है तो 4 करोड़, बी टाइप में अगर है तो 2 करोड़ हेडरूम कैपिटल चाहिए, सी में 1 करोड़ और डी में 25। अभी फॉर एग्जांपल मेरे एक ही ब्रांच है, फॉर एग्जांपल यूनिट बैंक है, और वो अर्बन सिटी में जहाँ की पॉपुलेशन 1 से 5 लाख के अंदर है, तो मुझे कितना चाहिए कैपिटल? 1 करोड़ चाहिए। अगर मैं दूसरी ब्रांच ओपन करना चाहता हूँ सी कैटेगरी में 1 से 5 लाख में, तो मुझे और 1 करोड़ चाहिए, तो मेरे दो ब्रांचेस को 2 करोड़ हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड एज हेडरूम कैपिटल की रिक्वायरमेंट। और एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी 40 ब्रांचेस है, मेरा असेस नेटवर्थ 100 करोड़ है। और जब मैं कैलकुलेट करता हूँ जो भी मेरी ब्रांचेस एक ए टाइप में है, तो उसके लिए 4 करोड़ अलोकेट किया, 3 है तो 3/4 तो 12 करोड़। ऐसा अगर मैं कैलकुलेशन करते गए ए बी सी डी के लिए जितनी भी ब्रांचेस जो भी लोकेशन पे मल्टीप्लाइड बाय असेस नेटवर्थ रिक्वायर्ड, और मेरी टोटल फॉर एग्जांपल 90 करोड़ आती है, और मेरा बैंक का असेस नेटवर्थ है 100 करोड़, तो मुझे 10 करोड़ सरप्लस है, मेरे पास 10 करोड़ है। अब ये 10 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करूँ? मेरे हाथ में। अगर मैं ए टाइप में अगर ब्रांच खोलता हूँ एक, तो मेरे 4 करोड़ उधर गए। और बी टाइप में 3 अगर ब्रांचेस ओपन करता हूँ, तो 3 × 2 6 करोड़, तो 6 और 4 10 करोड़। तो मैं 10 करोड़ अगर मेरे पास है, तो एक ब्रांच ए टाइप में और 3 ब्रांच बी टाइप में, ऐसे 4 ब्रांचेस ओपन कर सकता हूँ। लेकिन मुझे अगर ज़्यादा ब्रांचेस ओपन करनी है, तो मुझे फिर 10 करोड़ में बिठाने के लिए सी टाइप में भी कुछ ब्रांचेस ओपन करना पड़ेगी। तो ये कैलकुलेशन दिमाग में रख के काम करना पड़ता है। एक और रिजर्व बैंक ने ऐसा डाला है रिस्ट्रिक्शन, कि वो है मेंबरशिप का, कि ए टाइप में अगर ब्रांच हो तो कम से कम 3,000 मेंबर चाहिए, बी टाइप के लिए 2,000, सी टाइप के लिए 1,000, और सॉरी 1,500, और डी टाइप के लिए 500। लेकिन हमें कोऑपरेटिव सेक्टर में मेंबर्स की उतनी दिक्कत नहीं होती है, कि हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा ही रहती है। तो ब्रांच एक्सपांशन के लिए हमें जो दिमाग में रखना पड़ता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि असेस नेटवर्थ हमें ख्याल में रखना पड़ता है। उसके बाद में सुपरवाइजरी फंक्शन के लिए रिजर्व बैंक ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का क्लासिफिकेशन किया है। 4 टाइप्स है। तो पहली है टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4, ऐसे 4 है। तो टियर 1 में जो डिपॉजिट से अप टू 100 करोड़, टियर 2 का जो है तो 100 करोड़ से 1,000 करोड़, टियर 3 में जो है 1,000 से ज़्यादा और 10,000 तक, और टियर 4 में जो बैंक है उनका डिपॉजिट जो है 10,000 करोड़ से ज़्यादा।
तो ये डिपॉजिट बेसिस पे किया है। जो हेडरूम कैपिटल है वो पॉपुलेशन बेसिस पे था। और ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का जो क्लासिफिकेशन किया है सुपरवाइजरी फंक्शन के लिए, वो डिपॉजिट बेसिस पे किया है। और दूसरी कंडीशन डाली है कि टीयर वन बैंक यानी 100 करोड़ तक के बैंक के लिए 2 करोड़ नेटवर्क चाहिए, और बाकी सब बैंक के लिए 5 करोड़ का तो भी नेटवर्क चाहिए। तो यह है लेटेस्ट गाइडलाइंस रिजर्व बैंक की। आज हम यहीं पर रुकते हैं। मुझे आशा है कि ये सीरीज़ में जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो क्लर्क से लेके ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव्स, सीईओ और बोर्ड मेंबर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है। इसका आप ज़रूर कामकाज में यूटिलाइज कीजिए, ऐसा मैं अपील करता हूँ। धन्यवाद।